उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। देखो आज हम करने वाले हैं पार्ट 81। इससे पहले 80 पार्ट तो हम करवा ही चुके हैं। हमारे से बहुत सारे दोस्त हैं जो लगातार जुड़े हैं और वो देख भी रहे होंगे और उन्हें भी पता होगा। ठीक है? तो उनकी प्रतिक्रियाएँ भी मिल रही हैं। तो जैसे इस प्रकार से आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए अगर लगातार आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी चलाते रहे तो 2024 की जो वैकेंसी है इसमें एक सीट आप कंफर्म है कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। दोस्तों आपको पता होगा कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे 19 वाली वैकेंसी में, यानी कि पिछले साल के। तो ठीक वैसे ही 2019 की जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो इस बार आप 2024 की वैकेंसी दे रहे हैं। माफ कीजिएगा 21 में नहीं है, 21 में पूछा गया था ये पेपर है। ये रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर 2024 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो 2018 में और 2019 में दोनों ही पेपर टीसीएस ने पेपर करवाया था। ठीक वैसे ही 2024 का पेपर भी टीसीएस ही करवाएगा। तो पैटर्न वही रहता है, लेवल भी वही रहता है, 19-20 फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप जब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समझ जाएँ कि नई वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अब इसको हल करना है। तो देखो अगर आप लगातार गुणा कराते रहेंगे ना तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? देखो ये 2 बार लिखा हुआ है 0.2 इंटू 0.2। इसका मतलब अगर हम इस पूरे को 0.2 को 1 मान लें, यानी कि a मान लें, तो हो जाएगा a। अब देखो यहाँ पर लिखा है 2 बार ये लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको मान लें b, ये वाला b, तो a का स्क्वायर है क्योंकि 2 बार है, तो a का स्क्वायर प्लस लगा है तो आप प्लस लगा दो, और b मतलब 0.02 को हमने b मान लिया तो b इंटू बी तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस, अब हम फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 और इंटू में ab, तो ab मतलब a की जगह पे तो ये हो गया, a की जगह पे इससे गुणा हो गया होगा, 0.2 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ए हो गया इसी में, बी बचा ये क्योंकि बी को हमने 0.02 को माना था बी। यानी कि कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, ये वाली मैं आपको बता देता हूं, ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप ये समझिए। ठीक है? अब a की जगह में हम क्या मान रहे हैं, तो यहाँ पर 0.02, 0.2 है तो 0.2 मानिए इसको, माइनस बी का मतलब 0.02 का होल स्क्वायर करेंगे और नीचे आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा, ये लिखेंगे 0.18 और नीचे क्या रहेगा 0, ये 36 आ जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा था क्योंकि ये पूरा स्क्वायर के फॉर्म पे था तो इसको स्क्वायर लिखेंगे। मैं ये पूरा हटाकर सिर्फ इतना नोट कर देता हूँ, देखते हैं इसको। ये लिखा हुआ था 0.18 का होल स्क्वायर, अपान में था 0.36। अब इसको 2 बार लिख सकते हो आप, 0.18 इंटू में 0.18 और नीचे क्या आ जाएगा 0.36। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा 0.18 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है? आगे देखते हैं तो 0 पॉइंट, अब देखो 2 से डिवाइड 1 नहीं होगा तो हम दोनों डिजिट लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 2 9 18 होता है तो ये आ जाएगा 0.01। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है, दिखाता है। तो देखो पहले इसको ध्यान से देखो, राज्य, गांव, तहसील और जिला। तो सबसे बड़ा क्या होता है, ये मान लो कि होता है राज्य, तो ये मान लेता हूं कि मैं बड़ा वाला क्या है, राज्य है। राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आता है, तो ये मान लो कि जिला आ जाएगा उसके अंदर। अब जिला के अंदर क्या आता है, तहसील आता है, तो मान लो कि ये हो जाएगा तहसील। अब तहसील के अंदर क्या आते हैं, गांव आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गांव। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो देख लो पहला यहीं पर बना हुआ है ऑप्शन नंबर
पहले ही करेक्ट है। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना करी गई थी? तो भारत में कौन सा सार्क सेंटर की स्थापना हुई थी? तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं SDMC। फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, याद रखना, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब बाढ़ या कोई आपदा आती है तो NDRF एक टीम आती है, NDRF वाली, देखा होगा आपने, न्यूज में सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है NDRF को बताना, आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है, कितने लोगों को आता है। अगला क्वेश्चन है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो यह है मिजोरम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मणिपुरी, तो मणिपुरी तो आप जानते होंगे, यहाँ का फेमस एक नृत्य क्या है? रास, कई बार पूछा गया है। रास से ज्यादा पूछा गया है संकीर्तन, ये भी आप याद रखना। रास और संकीर्तन कहीं पर पूछ लिया जाए, समझ जाओ कि मणिपुर है। वहीं झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड का जो फेमस है वो है झूमर, झूमर, ये कई बार झूमर भी लिखा रहता है, ठीक है। वहीं पर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो फेमस है दोस्तों वो है चेलम, चैलम भी बोलते हैं इसको, चेलम भी बोलते हैं, और चेराव, कौन सा? चेराव डांस। एक और आता है जो कि बांस नृत्य होता है, जैसे देखो यहाँ पर पूछा है ना शायद कोई, बैम्बू डांस से पूछा है, तो बैम्बू डांस, इसी को बांस नृत्य भी बोलते हैं। तो हो सकता है अगली बार बांस नृत्य दे दिया जाए आप बैम्बू डांस को, लेकिन बात वही है, बैम्बू डांस कह दो या बांस नृत्य कह दो। कहाँ का है ये? मिजोरम का है। अब उत्तराखंड के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, या मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड का कोई भी एक डांस बताइए जो भी आप जानते हो। देखते हैं कितने लोगों को कौन कौन से डांस पता है उत्तराखंड के बारे में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय संस्कृति शैली के महान नर्तक थे? तो ये कहाँ के थे महान नर्तक? ये कथक, कथक जो नृत्य होता है वहाँ के फेमस एक डांसर थे। अब देखो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आसान है, ये आप लोग बताना, मैं आपसे पूछूंगा। और ओडिसी तो उड़ीसा का है ही। और कथक, तो देखो एक होता है कथकली, एक होता है कथक। तो कथक है उत्तर भारत का, कहाँ का? उत्तर भारत। या हो सकता है उत्तर प्रदेश भी दिया हो तो भी आप उसको ठीक कर देना, उत्तर प्रदेश। वहीं ओडिसी यहाँ का है कथक, और एक साथ में आता है कथकली जो बहुत बार पूछा जाता है। कथकली कहाँ का है? केरला का है, यानी कि केरल का है। तो कथक उत्तर भारत और कथकली केरल का, याद रखना। बस आपको ये बताना है कि भारतनाट्यम कहाँ का है, कौन से राज्य का फेमस नृत्य है। देखते हैं कितने हमारे दोस्तों को क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ऐसे करके, कह रहे कि रफीक और प्रीतम ने दो समान धनराशियां क्रमशः 15% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यानी कि दो मित्र हैं, एक रफीक है एक प्रीतम है, दोनों ने समान राशि, मान लो कि 1000 पहले वाले ने लगाया होगा तो दूसरे वाले ने भी 1000 लगाया, बराबर बराबर पैसे लगाए। लेकिन हुआ क्या कि एक को 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया, दूसरे ने 10% के हिसाब से लगाया। तो 2 साल के लिए उन्होंने लगा दिया कि भाई 2 साल बाद हम देखेंगे। जब 2 साल बाद क्या हुआ, यदि इन 2 वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रीतम से 2250 रुपए अधिक मिले, यानी कि जब लास्ट में दोनों को पैसा मिला, बैंक से निकाला 2 साल बाद, तो रफीक को जो पैसे मिले थे वो 2250 रुपए ज्यादा मिले थे। किसकी तुलना में? ये प्रीतम की तुलना में। उनमें से प्रत्येक का आरंभिक निवेश कितना था, यानी कि हर दोनों ने मिलाकर के कितने कितने रुपए लगाए हुए थे ये बताना है। तो देखो इस परसेंटेज से ही पूरा खेल हो जाएगा। जैसे देखो इसने कितना लगाया, 15% लगाया है, तो पहले लिखो आप 15%। 15% को नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये आएगा। यानी कि 1 साल की अगर हम बात करें तो 20 रुपए से बढ़ करके कितना हो गया, ये 3 रुपए ज्यादा हो गया होगा, यानी कि हो गया होगा हमारा 23 रुपए, और ये 20 रुपए, तो 20 रहा होगा, अब की बार हो गया 23 रुपए। और हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, पहले चलो अच्छा एक काम कर लो, इसी को आप निकाल लो, ये 23 लिखा हुआ है, 23/20। ठीक इसको भी देखो, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। जिसको नहीं पता तो आप ऐसे कर लेना, 10 और नीचे 100, 0 0 कटेगा तो देखो यही आ जाएगा 1/10, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 10 में से 1 रुपए बढ़ा के मिलेगा, यानी कि पहले 10 रुपए मिलते थे, अब 1 रुपए ज्यादा, यानी कि 11 रुपए, और था पहले कितना, 10 रुपए। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो यहाँ पर, अब देखो मूलधन कह रहा है कि बराबर है, दोनों ने समान राशियां दी है, तो यहाँ 20 रुपए दे रहा है, यहाँ 10 रुपए, तो इसको भी आप 20 बना लो,
तो 2 से गुणा, 2 से गुणा, बराबर आएगा 22 और यहाँ आएगा 20। समझ में आया इतना? अब देखो, अब क्या हुआ कि 1 साल में इसके 23 रुपए हो रहे हैं और इसके हो रहे हैं 22 रुपए, ठीक है? अब इन दोनों का स्क्वायर करा दो क्योंकि 2 साल का हमें निकालना है। तो 23 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 529 और अगर 22 का करेंगे तो 22 का आ जाएगा 484। अब आप कहेंगे इतना जल्दी कैसे बता लिया आपने? तो बता इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे ट्रिक पता है और वैसे ही ट्रिक इस पूरी फुल वीडियो की मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा कि वर्क कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ, तो आप उसको एक बार देख लेना तो आप भी ऐसे ही वर्क निकालने लगेंगे, ठीक है? तो देखो, हमारे हिसाब से क्या हुआ कि इतना रुपए, अब 20 का भी स्क्वायर करेंगे, भाई इसका कर दो या इसका कर दो, बात तो वही है। तो 400 रुपए, हम कहेंगे हमारे पास जो रियल पैसा है वो 400 रुपए हुआ है। अब देखो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आप 529 में 484 घटाएंगे तो आएगा 45। हमारे हिसाब से अंतर 45 रुपए का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 2250 रुपए का, यानी कि 45 की वैल्यू हो जाएगी 2250, ठीक है? अब ये पूरा मैं हटा करके सिर्फ इतना लिख देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, और हमें 400 की वैल्यू चाहिए तो लास्ट में 400 इसको बना देंगे, ठीक है? ये आप केवल याद रखना, यानी कि 45 मैं इसको हटाता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो मैं हटा देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा कितना, 45 बराबर में ये कितना है 2250 और हमारा मूलधन कितना है 400 है क्योंकि 20 का स्क्वायर किया था तो 400 आया था। अब इसको काटिए 5 से, तो ये 5 से 9 से भी कट सकता है, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ 9 से काटता हूँ। 9 पना 45, 9 दूनी 18, 4 9 पना 25 और 9 पना 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 5 25, यानी कि ये 5 से हमने काट दिया इधर वाला और इधर वाला, ये आई एक की वैल्यू। हमें क्या निकालना है 400 की वैल्यू, तो बस 400 से आप गुणा करा दीजिए, इधर भी 400 से गुणा तो इधर का तो कोई मतलब नहीं रहा। अब 4 पंचे 20, तो 20 लिखिए और 3 जीरो और लगाइए, 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो देख लो 20,000 रुपए उन्होंने लगाए थे अलग अलग, 20 पहले ने लगाए थे और दूसरे ने 20 लगाया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? देखो ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे जलियांवाला कांड कब हुआ था और सबने अवज्ञा आंदोलन और काकोरी कांड, ऐसे करके ये चीजें जरूर पूछ ली जाती हैं, तो ये फेमस होते हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार तो मैंने लगभग बता दिया होगा सब में, और रिपीट भी मैं करता हूँ। काकोरी कांड की घटना किस साल हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में काकोरी कांड की जो घटना हुई थी। आपने सुना होगा काकोरी कांड के बारे में, और ये घटना दोस्तों हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी, याद रखना। ये काकोरी क्या है? तो देखो क्या हुआ था कि लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी नाम की, वहां पर क्या था कि आज़ादी के समय जो लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, हमारे देश के जो बहुत सारे लोग थे, क्रांतिकारी लोग, वो आज़ादी की मांग कर रहे थे। तभी क्या हुआ था कि ट्रेन से लदा हुआ खजाना जा रहा था, किसका? ब्रिटिश का, यानी कि अंग्रेजों का। तो उस खजाने को हमारे देश के लोगों ने लूट लिया था। तो यही क्या है, काकोरी कांड, यानी कि ट्रेन लूटी गई थी, यही एक कांड हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखना आप, ठीक है? ये जगह कहाँ पर है काकोरी? तो लखनऊ के पास है। तो आप लोगों ने लखनऊ का नाम सुना होगा, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमारे यूपी से ही होंगे तो वो जानते होंगे, और बहुत सारे लोग जो हमारी स्टेट से भी बाहर के होंगे, यूपी के बाहर के। तो आप बताना कि लखनऊ के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आपने नाम सुना है लखनऊ का कभी? जरूर बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उक्त आयत के परिमाप के बराबर हो। तो सबसे पहले देखो इसमें उन्होंने घुमाने की कोशिश करी है। घुमाने की कोशिश कैसे करी है? जैसे देखो लंबाई तो इतनी दिया है और चौड़ाई, तो पहले मैं काम करता हूँ, एल लिख लेता हूँ, लंबाई 30 है, और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, तो चौड़ाई को मैं बी लिख लेता हूँ, ब्रेथ हो जाएगा। ये कितना है? तो 2/3 है, किसका? इसका लंबाई का, लंबाई 30 है तो 30 का मतलब होता है गुणा, और हमने ये लगा दिया, 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या? 2 गुणे में इधर 0 बचा तो इसको 10 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब लंबाई 30 है और ब्रेथ कितनी है? 20 है। तो मैं ये पूरा हटा के लिख देता हूँ, क्या? लंबाई यहाँ पर
एल दिया है 30 और जो ब्रेथ है बी दिया है 20। ये बात समझ में आ गई। अब कह क्या रहा है, उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल बताना है जिसका जो परिमाप है उक्त आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो देखो इसका परिमाप आप निकाल लो, तो दोनों को जोड़ के आप दोगुना कर दो, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2l प्लस का b, तो दोनों को जोड़ के दोगुना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोगुना कर दो आप डायरेक्ट, क्योंकि आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं। 30 20 50, 50 का दोगुना कितना होगा 100, यानी कि यहाँ पर जो आयत का परिमाप होगा वो परिमाप हो जाएगा 100 मीटर में, आप कह दो जो भी दिया हो। सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर कर दो, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, परिमाप तो हो गया 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो आयत का परिमाप आया यानी कि 100, वही हमारे वर्ग का परिमाप भी है। ठीक है, देखो ना इसका परिमाप उक्त आयत के परिमाप के बराबर है। तो आप बताओ कि परिमाप अगर ये है, परिमाप क्या होता है, जैसे देखो ऐसे करके मैंने बना दिया स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि 100 है, ये पूरी की पूरी अगर यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो आ रहा है 100। तो आप बताओ वर्ग में कितनी भुजाएं, 4, तो बराबर बराबर 4 4 भुजाएं होती हैं। तो 100 को 4 भागों में आप बांट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर आएगा 4 पंचे 20, यानी कि 25 आ जाएगा। तो ये जो भुजा होगी ये 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 और ये भी 25 और ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका परिमाप तो पता चल गया, हमने यहाँ से भुजा निकाल ली 25 25। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप बताओ कि जब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है 25 25, तो आप 25 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो आप देख सकते हैं आंसर कहाँ पर लिखा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लगा देना है सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है ग्रुप डी में, खासकर ये तो एनटीपीसी आप कर रहे हैं, खासकर ग्रुप डी में देखने को मिला है कि यहाँ पर जैसे देखो 625 लिखा है, तो उसने क्या करा था टीसीएस ने 625 दे देगा लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ दे देगा 625 मीटर स्क्वायर। ऐसे करके भी कई क्वेश्चन आए हैं कि आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में देखा नहीं, फटाक से टिक किया और आगे बढ़ गए, और वही गलती हो जाती है जो कि आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है उस गलती को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है फिर वही क्वेश्चन आ गया है दादाजी वाला। तो देखो इसमें कह रहा है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब, यानी कि ये कह रहा है ए मान लो पहली संख्या को, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दे के रखा है। क्यूब क्यों, क्योंकि ये दिया है। नीचे देखो, अब यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू बी, तो इसका गुणा कराएंगे तो यही तो आ जाएगा। यानी कि कह रहा है ए स्क्वायर प्लस का ए बी है यहाँ पर लिखा हुआ, प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस का बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या ए बी कह दो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ए बी ही लिख देता हूँ, ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये आया है इस पूरे का फार्मूला होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नीचे तो ये लिखा ही लिखा है, तो आप लिख दो इसको ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस पूरे से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस का बी बचेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसको हटा करके ए माइनस बी ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का b, a की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, ये मानी थी, तो 0.96 माइनस b मतलब 0.1। ठीक है, ऐसे कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा तो नीचे रख के कर लो, मैं यहाँ कर देता हूँ 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर आप कर दीजिए 1, घटाना है तो आप घटा दीजिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, कुछ नहीं घटाना है। तो 6 में से 0 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, दशमलव में 0 है तो 0 आएगा, तो 0.86 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में, देखो पेपर कब का कर रहे हैं आप, बताया था मैंने आपको, डेट दिखाया था शायद, मुझे कम याद है, शायद क्या मार्च था, क्या था आप बताना जरा, क्या था इस पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में। तो ठीक है, तो मान लो कि मार्च का होगा अगर, तो यहाँ पर जनवरी 2021 का पूछ लिया, तो लेटेस्ट पिछले 2 महीने का पूछ लिया है, ऐसा भी आता है। इस क्वेश्चन को अब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुरस्कार से संबंधित जितने भी गेम में पुरस्कार मिलते हैं ये आप जरूर याद करना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2024 के अवार्ड याद करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो खेल से पक्का होता है, 100% कन्फर्म है कि हर एक सेट में
एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए जितने भी अवार्ड्स मिले हैं 2024 में वो आप ज़रूर पढ़ लेना। तो एक काम किया करिए, चाहे तो अगर आपके पास पहले से पेन कॉपी लेके आप बैठे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बैठे तो वीडियो को थोड़ा-सा रोक दीजिए और पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें से जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे मान लो अभी बताया मैंने अवार्ड्स वाले, तो उनको आप एक बार लिख लीजिए कि अवार्ड्स हमें पढ़ना है, ठीक है? तो जब वीडियो खत्म हो या शाम को जब भी आपको टाइम मिले कभी भी, तो आप अवार्ड्स पे नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि आप रटने बैठ जाओ, आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप 50 अवार्ड्स हैं कैसे याद करें? तो याद नहीं करना आपको, 1 बार 2 बार नज़र फेर लेनी है, फिर अगली बार कभी दोबारा नज़र पड़ेगी तो आपको ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो देखो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है, ये हमारा नवरत्न कंपनी नहीं है, जबकि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है, ये है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल नाम जानते होंगे, तो यही है, ये भी नवरत्न में आती हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी किस में आती हैं? नवरत्न कंपनियों में से आती हैं, ठीक है? लेकिन पहला नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है कि वो सरकारी बैंक नहीं है। तो कौन सा सरकारी बैंक नहीं है? तो साउथ इंडियन बैंक जो है वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, जबकि कॉर्पोरेशन बैंक, यूको और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तीनों की तीनों क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो फेवरेट ही होता है ग्रुप डी का खासकर, और एनटीपीसी में 1-2 क्वेश्चन ये आ ही जाते हैं उलट-फेर कर। जैसे देखो, यहाँ पर करा है 225, अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो देखो अंडर रूट में है, तो 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे आएगा यहाँ पर 15, क्योंकि 15 गुणे 15 अगर आप करेंगे तो 15-15 हम 15 पना 75 कर लीजिए, और 15 एकम 15 7 22, यानी कि 225 आ गया। इसका मतलब 15 और 15 लिख सकते हैं, तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा? 15 का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। 15 में से आप 154 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। चलिए मैं जोड़ के ही दिखा देता हूँ। 15 है, यहाँ पर 15 करिए, 5 4 9 6, देखो 169 हो गया। अब 169 ये हो गया अंडर रूट में, तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट लगाए तो सिर्फ 13 हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आएगा? 13 आएगा। अब 13 प्लस 8 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे 121। आप बताओ 121 का अंडर रूट क्या होता है? तो आप कहेंगे 11 ग्राम में 121 यानी कि 11 होता है। तो ये हो जाएगा 11, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को हमने सॉल्व किया, ये कितना आ गया? 11। अब 11 में से अगला जोड़िए 25, तो कितना हो जाएगा? 36। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो भी सॉल्यूशन था पूरा का पूरा वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब आगे देखो आप, ये 10 प्लस का 6 अंडर रूट में 10 6 16 ये आएगा। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे में 4, तो पेयर एक ही बन गएगा, जिसका मतलब 4 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ऑप्शन नंबर कहाँ है? पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि जितने भी मतदान हुए हैं, जितने भी लोगों के नाम थे, उन्होंने केवल 75% लोगों ने वोट दिया, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 75% तो वोट पड़े, लेकिन उसमें से 2% उसमें से भी कम हो गए, ठीक है, क्योंकि अवैध हो गए। तो एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुए, यानी कि इतने वोट मिले हैं। तो कुल वैध मतों के 75% के बराबर था। तो वैध मत का मतलब है कि जितनी वोट पड़ी उसका 2% हटाने के बाद जो पड़ेगा वो 75% के बराबर था। तो उस चुनाव में बताना है नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक मतदाता केवल एक मत डाल सकता था, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार वोट डाल सकता था। तो बताना है कि कितने लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड थे, कितने लोगों के नाम थे वोट डालने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पर 100 लोग रहे होंगे, तो 100 लोगों में से 75% लोगों ने वोट डाला है, यानी कि 25% लोगों ने वोट नहीं डाला है और 75% लोगों ने वोट डाला है। अब उस 75% में से 2% जो मत हैं वो क्या हो गए? अवैध हो गए। इसका मतलब 75% का आप 2% निकालिए
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो आएगा 1.5। यानी कि अब इसमें से जो वैध मत हुए 75 में से वो 1.5 हटा दीजिए, बाकी सारे वैध हो जाएंगे। तो 75 में से अगर आप 1.5 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 73 पॉइंट का 5 आ जाएगा। यानी कि 73.5% जो थे वो वैध मत मिले हैं। ठीक है, यानी कि इसका 75% निकालना है। 75%, तो मैं पूरा हटाकर लिख देता हूं, ये आप याद रखना कि टोटल 100 लोगों की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 73.5 मैं इसको हटा देता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो देखो 73.5, 73.5 और ये 75% के बराबर है, तो 75% इसका निकाल दीजिए। तो नीचे जीरो बराबर कितना है, वैल्यू में देखा जाए तो 9261, तो ये हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे, इसको भी आप हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये एक नहीं है, ये पॉइंट है, आप ऐसे समझना। पॉइंट हटाया हमने तो ये कुछ भी नहीं बचा है। तो 25 3 75, 25 चौको 100, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, 2 बचेगा, तो 5 चौको 20, 5 सते 35, इतना आएगा। तो मैं इसको आगे लिख देता हूं, अभी तो ये कटेगा नहीं शायद, इसको यहां से काट दे। देखो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ये कटेगा, 7 एक कम 7, 2 आएगा तो 22 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, एक बचा तो 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 2 बचा लास्ट में तो 21, 7 त्रिक 21, इतना आएगा। अब इसके बाद देखो ये 21 है और अभी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो, 3 चौको 12 हो जाएगा, फिर 3 चौको 12, 3 एक कम 3, इतना आएगा। अब इसके बाद ये किससे कटेगा, 7 से। मैं एक काम करता हूँ, इतना ही पहले नोट कर लेता हूँ, यानी कि 21 यहाँ लिख देता हूँ, 21 ऊपर तो कुछ बचा नहीं, बटे में 2, गुणे में 4 और बराबर में 441 बचा। इसको फिर काटिए, अगर 7 से कट रहा है, 7 त्रिक हाँ कट जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 छंग 42 बचेगा हमारे पास 2, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 21 आएगा। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 21 गुणे में ये वाले ऊपर चले जाएंगे, तो 2 गुणे में 4 आएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणे में 4, तो आगे बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 168। ये वैल्यू जो आई है वो 1 की वैल्यू आई है। हमें चाहिए कितने थी, 100, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 100 ही तो माना था। तो 100 से गुणा कराने के लिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बस हो गया। तो 16,800 आएगा। तो देखो आप 16,800 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाले में है 16,800, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता हो। देखो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, 5, 10, 15, 24 से अगर भाग देना है तो इतना शेष बचता है। तो मान लो कोई एक ऑप्शन उठाओ आप, मान लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन 215, हमारे हिसाब से 215 होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। मान लो कि 215 हम लेके चल रहे हैं, 5 शेष बचता है। तो अगर 5 शेष ना बचाएं तो कितनी बचेगी संख्या, 5 हटा दो, 5 ही तो ज्यादा होगा, तो 210 हो जाएगा। अब इस 210 को देखो, क्या ये सारी संख्याएं काट पा रही हैं, तो 6 होता है और ये 6 इससे कट नहीं पाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 करेंगे और 3 सत्ते 21, हाँ ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया मान लो। अब इसके बाद 210 है, 6 से कटा, 10 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। फिर 15 से देखो, 15 का मतलब 3 और 5 से कटना चाहिए, तो 3 5 से कट जाएगा। 24 से देखो अब, तो यहाँ पर लिखो 24। ठीक है, अब इसको काटेंगे किससे, तो क्या ये 4 6 24 या 3 8 24। तो 8 का मतलब होता है कि जब कोई संख्या हम देखते हैं, इसको भी मान लो 3 गुणे में 8, अगर हमें चेक करना होता है वो संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो लास्ट के 3 डिजिट, हालांकि इसमें तो पूरा 3 डिजिट है ही, तो इनको भाग दे दो, अगर ये कट रहे होंगे तो 24 से कट जाएगा। तो 210 को 8 से काटिए तो कटेगा क्या, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 5 21, तो 50 है, ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो देखो ये सारे नंबर तो कट गए, इस वाले काट रहा है, लेकिन लास्ट वाला नहीं कट पाया, इसलिए ये नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही आप चेक करेंगे। अब 125 को लेके चलते हैं, छोटी छोटी संख्या बोला था
तो छोटी-छोटी में आप यही करना, सबसे पहले आप जो सबसे छोटी संख्या हो उसको उठाना। मैंने समझाने के लिए ऑप्शन चौथा ले लिया था, लेकिन रूल ये होता है कि सबसे छोटी वाली संख्या आप लेके चलोगे तो जल्दी हो जाता है। अब 125 है, तो 125 से काटेंगे, यानी कि 125 बटे में आएगा 6 आएगा। इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और बचेगा कितना? यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो देखो यहाँ पर 5 शेष बचने की बात करी थी, तो डायरेक्ट हम हटा दे रहे हैं। जैसे देखो 125 में से 5 हटाओ, क्यों? क्योंकि शेष बच रहा है, शेष हमको नहीं चाहिए, तो 120। अब काटो 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया। 10 से 120 तो कट ही जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया पूरा, तो 10 6 से कट चुका। अब हम 15 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 15 देखो, तो 5 तीन 15, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आएगा 5 चौक 20, ठीक है, 3 8 24, इससे भी कट गया। और 24 से लास्ट में देख लो, 120 बटे में 24, 24 को हम लिख सकते हैं क्या? बराबर में 120 और 2 गुणे में 12, ऐसे, ठीक है। तो 12 से 12 कटा, 10 बचा, तो 2 पंचे 10, ये भी कट गया। तो पूरे पूरे नंबर्स जो हैं ये काट रहे हैं इस संख्या को, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 125 वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो देखो यह बुझ जाएगी। बुझ क्यों जाएगी? तो जैसे देखो मान लो कि एक आपकी लैंप है जो कि ऐसे-ऐसे जल रही है। आपने यहाँ से क्या कर दिया, काँच का जार से ढक दिया। जब ढक देंगे तो ये बुझ इसलिए जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो थोड़ा बहुत होगा, तब तो जलेगी। 1, 2, 4 सेकंड, 5, 10 सेकंड जलेगी जब तक इसके अंदर का ऑक्सीजन रहेगा। क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, तो ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो लैंप होती है, लैंप में जो तेल चढ़ता है बाती से ऊपर की तरफ, वो कौन से नियम के अनुसार चढ़ता है फिजिक्स में, ये बताना आप, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को आती है फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो देखो असम में कौन सा वाला नहीं है, कौन सा नहीं है? डंपा टाइगर रिजर्व, ये नहीं है, ठीक है। बताएंगे अभी इसके बारे में। काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी असम में। और मानस जो है ये भी कहाँ पर है? असम में। लेकिन डंपा की अगर बात करें तो डंपा कहाँ पर है? ये है मिजोरम में, याद रखना आप, मिजोरम राज्य में है। तो यहाँ से एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो नेशनल रिजर्व होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं, और कई बार पूछे गए थे। पिछली बार देखा होगा कि आपने 2-1 सेट अगर छोड़ दें तो 2-2 सेट का गैप करके, एवरेज में बता रहा हूँ, ये जरूर पूछे जाते थे, ठीक है। रिजर्व, डैम, ये सारी चीजें पूछी गई। 1-2 बार तो यहाँ तक है कि राष्ट्रीय चीजें पूछी गई। जैसे मान लो कह दिया जाए मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फूल क्या है, राजकीय फूल, माफ कीजिएगा, राजकीय फूल क्या है, ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अपने अपने राज्य का, या हो सके तो पूरे राज्य, पूरे कंट्रीज जितने भी हैं, स्टेट आते हैं, कंट्रीज के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं, उन सब के एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। फूल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, ये चीजें आप पढ़ लेना। तो ये डंपा कहाँ पर है? मिजोरम में है। दोस्तों ये सारे के सारे इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो लगातार वीडियो बने हैं, और उन्हें पता होगा कि जितने भी कमेंट्स करते हैं वो लोग, हम सबका रिप्लाई अवश्य देते हैं। भले ही उस दिन ना दें, अगले दिन दें, लेकिन रिप्लाई हम आप सभी का ज़रूर देते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो निसंकोच आप पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि रेलवे की बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर होने वाली है। क्योंकि रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको इस चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ गणित की वीडियोज़ भी मिलेंगी, क्योंकि गणित का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो वो भी आपको वीडियो मिलने लगेगी, और बहुत जल्दी बहुत सारे पार्ट्स हमने करवा भी दिए हैं। ये सारे पार्ट्स जैसे कि ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप पार्ट 1 से देखते हैं, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं भी जो दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि वो डेली 5-5, 7-7 वीडियोज़ हमारी देखते हैं,
और उन्हें पता है कि कितनी सारी उनकी तैयारी हो चुकी है और बेहतर भी हो चुकी है। तो पार्ट 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए और एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी उस स्तर से। जितना भी आप देख पा रहे हो, आप 2 पार्ट देख पा रहे हैं 2 ही देखिए, 5 देख पा रहे हो 5 देखिए, जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।